everyone. Today we will discuss the topic of intelligent systems. So when we talk about intelligent systems, it deals with something artificial which can imitate human intelligence. तो ऐसा कोई man-made system जो human intelligence को imitate कर सके, उसे हम लोग intelligent systems कहते हैं. तो as per definition क्या कहा जाएगा? Intelligent systems are those systems which can imitate the human intelligence to perform tasks like reasoning, learning, problem solving and adapting to new situations. इंटेलिजेंट सिस्टम्स ह्यूमन की जो सोचने समझने की शक्ति है, जो रीजनिंग की जो लॉजिकल पावर है, उसको हम यूज करते हैं और अगर वो कोई मशीन, वो कोई सॉफ्टवेयर उस काम को कर पाता है, उस हिसाब से रीजनिंग बेस्ड आंसर दे पाता है, तो उसको हम लोग इंटेलिजेंट सिस्टम कहते हैं। तो इंटेलिजेंट सिस्टम जो है एनवायरनमेंट से चीज़ों को परसीव करते हैं, उसे सोचते समझते हैं, उसके बारे में और फिर उसके बारे में डिसीजन लेते हैं। इसके बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे चैट जीपीटी एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। और आजकल के जो ऑटोमेटिक रोबोट्स आते हैं वो हैं ऑटोनॉमस व्हीकल हैं जो ड्राइवरलेस कार्स हम बना रहे हैं और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स हैं, ऑटोनॉमस व्हीकल्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जो आपके गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, अलेक्सा है। ये कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स की तरह काम करते हैं, जो ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंस को यूज करके रिप्लाई करने का काम करते हैं। और अगर बेसिकली देखा जाए तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक इंटीग्रेशन है जिसके अंदर 2-3 चीज़ों को यूज़ किया जाता है। उसमें से पहली चीज़ है ये सेंसर्स जो हैं वो हैं इनपुट डिवाइसेस इस इंटेलिजेंट सिस्टम के। तो इन सेंसर्स के थ्रू एनवायरनमेंट से जो परसेप्शन है वो लिया जाता है, एनवायरनमेंट से सिग्नल्स लिए जाते हैं और वो सेंसर्स जो कहते हैं ये आपके इस हार्डवेयर को इंटेलिजेंट कोर को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ही वो सॉफ्टवेयर्स डले हुए हैं जो इन सेंसर से आने वाले सिग्नल्स को एनालाइज़ करते हैं और उसके बेसिस पे ये एक्चुएटर्स एक्चुअल में वो हार्डवेयर्स हैं जिनके थ्रू अ, चीज़ों को एक्टिवेट किया जाता है। और जब आप इनको करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सेंसर ने सेंस किया एक ड्राइवरलेस कार में कि आगे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो जो सॉफ्टवेयर है वो उसके अंदर कोडिंग होगी कि अगर आगे ऑब्स्ट्रक्शन होता है या कुछ मिलता है कैमरे को, तो वो ब्रेक्स अप्लाई करेगा। तो ये ब्रेक्स अप्लाई का काम एक्चुएटर्स करेंगे, ये हार्डवेयर पार्ट है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्ट है और यहाँ पे वो सेंसर हार्डवेयर पार्ट है जो एनवायरनमेंट से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और उसके बेसिस पे एक्चुएटर्स रिस्पॉन्ड करते हैं। और इस पूरे सिस्टम को आप समझ लीजिए एक माइक्रो प्रोसेसर और जो आपकी कार का सिस्टम है वो है और इसके लिए यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है जिसमें ह्यूमन बैठा हुआ है। तो ह्यूमन इस पूरे सिस्टम को समझ पाए उसके लिए हमने स्क्रीन, टच स्क्रीन, कुछ बटन्स ऐसा कुछ लगा रखा है दैट इज़ यूज़र इंटरफेस और वो यहाँ पे फिर एक्टिवेट करता है इन सारी चीज़ों को जिससे कि ये सब चीज़ें चलती हैं। सो दिस इज़ हाउ वी मूव। देन कम्स इवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम्स। अगर बात करें तो 1950-70s में हमारे पास लॉजिक और रीजनिंग बेस्ड सिस्टम्स हमने डेवलप करना शुरू किए थे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिमिक करते थे। मतलब हमने कुछ कोशिश की थी कि कुछ हमारे डिवाइसेस ऐसे हों कि जब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो दे कैन रिप्लाई टू अस। ठीक है और फिर इसके बाद है एक्सपर्ट सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो 1980s और 1990s की में अगर हम देखें तो एक्सपर्ट सिस्टम्स या न्यूरल नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो वो भी बनाए गए थे यही सोच के कि वो थोड़ा और इंटेलिजेंस कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस के आंसर दे सकें, ऑटोनॉमिक आंसर रिप्लाई कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे हमने रोबोट्स बनाए कि जो लाइन फॉलो को कर सकें और इस हिसाब से वो चीज़ें बन पाएँगी। तो दिस इज़ द लॉजिक ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम्स और अब के समय में हमने रोबो बना लिए हैं, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेज़ बनाए हैं, सीसीटीवी कैमरा हो गए हैं, उसके बेसिस पे ड्राइवरलेस कार्स हो गई हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई है, मशीन लर्निंग हो गई है, जिसके थ्रू अब एनवायरनमेंट में अवेलेबल डेटा के बेसिस पे ही मशीन्स डिसीजन ले पाती हैं एनालाइज़ करके। ह्यूमन्स को इनपुट नहीं देना पड़ता, तो दे आर कॉल्ड एज़ द इंटेलिजेंट सिस्टम्स। सो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम्स क्या हैं? ये एनवायरनमेंट से ही डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे परसेप्शन बोलते हैं। जैसे अगर ऑटोनोमस कार है तो वो कैमरा यूज़ करेगी बाहर के इनपुट को लेने के लिए। फिर रीज़निंग, फिर इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला है वो लॉजिक बेस्ड रीज़निंग करता है कि किस तरीके से जो इनपुट आया है उसके अकॉर्डिंग क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल एक चेस प्लेयर जो है, जो एक चैटबॉट जो होता है वो करता है। लर्निंग एडैप्टिव लर्निंग है, मतलब जैसे-जैसे सिचुएशन चेंज हो जाती है, ये प्रोग्रामिंग अपने आप अपडेट होती जाती है सिनेरियो के बेसिस पे। ऑटोनॉमी
इसमें ह्यूमन्स को बार-बार हर सिचुएशन के लिए कमांड्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हमने सिस्टम को ही थोड़ी-सी प्रोग्रामिंग ऐसे की हुई है कि वो अपने फीडबैक लूप के थ्रू आइडेंटिफ़ाई कर सके कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो हमें हर चीज़ में बार-बार नहीं लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल होम ऑटोमेशन सिस्टम में थर्मोस्टेट की बात है, जैसे टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, हीटिंग या कूलिंग जो है ऑटोमैटिकली कम या ज़्यादा होने लगे, बाहर के टेम्परेचर को देखते हुए। सो वो एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है। इंटरैक्टिविटी हमने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है जो ह्यूमन वॉइस या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को समझ सके, लैंग्वेज को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं एलेक्सा टाइप के जो ह्यूमन जो भी बात करते हैं, वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू समझते हैं कि ये क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। पीछे कोई बैठ के उसका रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। तो हमने मशीन को इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि अगर ह्यूमन्स उससे कुछ बातें करें, तो उसका वो समझ के रिप्लाई उसी तरह कर सके जैसे एक ह्यूमन्स करते हैं। तो हमने एक मशीन को भी इंटेलिजेंस दे दी है। क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं? इनपुट लेयर है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है और फीडबैक मैकेनिज़्म बिल्कुल सही है। इनपुट लेयर में रॉ डेटा कलेक्ट किया जाएगा सेंसर्स के थ्रू, प्रोसेसिंग लेयर में वो सॉफ्टवेयर्स होंगे जो नॉलेज बेस्ड इंटरफेरेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज़ करके पूरे सिस्टम को पूरे जो इनपुट आया है उसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे। उसके बाद वो आउटपुट लेयर जो है उसके अंदर ये जो सिग्नल यहाँ से प्रोसेस होके आउटपुट लेयर पे पहुँचेंगे, एक्चुएटर, मॉनिटर, डिस्प्ले, अलार्म या कोई हैंड मूवमेंट या स्टीयरिंग का मूवमेंट इस तरीके से वो चीज़ दिखाई देगी। और फीडबैक मैकेनिज़्म में यहाँ से जो ऑपरेशन निकलेगा उसके थ्रू जो एनवायरनमेंट में चेंज आएगा वो अगला इनपुट बन जाएगा इस सेंसर के लिए। सो दिस इज़ हाउ अ फूड फीडबैक सिस्टम वर्क्स। बिल्कुल वैसे ही है। ये यहाँ इनपुट हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गया, ये आउटपुट हो गया और ये पूरा फीडबैक सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। इसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम की बात करें तो एक एग्जांपल है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम में हमने क्या किया है कुछ ह्यूमन्स को बना दिया है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में डालने की कोशिश की है क्योंकि अगर वो ह्यूमन्स खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो उनकी इंटेलिजेंस को कैसे तो उनकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी या उनका किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी वो हम क्या करते हैं मशीन में उनके जो सोच है उसको प्रोग्राम करना शुरू करते हैं। जिससे कि मशीन जब इस तरीके की कोई नई सिचुएशन आए तो कैसे ये पर्सन उसको समझ के रिस्पॉन्ड करता है वैसा ही हम मशीन के थ्रू करते हैं। तो मेडिकल डायग्नोसिस है, लीगल एनालिसिस है, ये भी हम मशीन के थ्रू कराते हैं। रोबोटिक्स का काम आप जानते ही हैं रोबोटिक्स में हम उसको एक ऑटोनोमस डिवाइस की तरह रखते हैं जिससे कि वो अपने काम खुद कर सके सेंसर्स के बेसिस पे तो कुछ सुन के, कुछ देख के कैमरे के थ्रू। मशीन लर्निंग सिस्टम ये होते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक पैटर्न्स को डेटा के और उसके बेसिस पे जो है काम होता है। जैसे कि वेब ब्राउज़र्स वगैरह में आजकल मशीन लर्निंग का यूज़ होता है कि क्या आप ब्राउज़ करते हो, क्या कुकीज़ में है, किन चीज़ों में आपका फ़ेवरेटिज़्म है। तो उसके बेसिस पे वो क्या होता है, आपको सॉन्ग का वीडियो का, यूट्यूब के वीडियोज़ का आपके सोशल मीडिया पे उसी तरीके का कंटेंट जो है वो फ्लोट किया जाता है एज़ पर योर प्रीवियस सर्चेज़। तो इसे कहते हैं मशीन लर्निंग सिस्टम ऑटोमैटिकली वो अंडरस्टैंड करता है। एंड फज़ी लॉजिक सिस्टम्स है एम्बिगुअस डेटा को, इम्प्रिसाइज़ डेटा को उसको भी समझने के लिए मतलब जैसे आपने बोला कि कुछ भी मुझे थोड़ा-सा दर्द हो रहा है, थोड़ा-सा जो है वो एक रैंडम चीज़ है, तो उसके बेसिस पे उसको कहते हैं फज़ी वर्ड। आप बोलो कि मुझे 50% आराम है, और मुझे 50% अब 50% किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। तो इस तरीके के जो रैंडम बातें होती है उसे हम कहते हैं फ़ज़ी। अ, इसके ऊपर भी जब हम बात करते हैं तो उसके लिए भी हमने इंटेलिजेंट सिस्टम्स बना रखे हैं जो इन सब प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। देन कम्स टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम न्यूरल नेटवर्क्स है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो चैटबॉट है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स हैं, ये सारे जो हैं इसी काम पे काम करते हैं। और न्यूरल नेटवर्क में बात करें तो जीपीटी के मॉडल्स हैं जिसमें वो हमारे पास एक सिंपल चैट बेस्ड एक जीपीटी मॉडल है जो है जिसका नाम है चैट जीपीटी और उसमें क्या होता है कि वो हमारे पूछे हुए सवालों का ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट नॉलेज वो हमें रिस्पॉन्ड करता है। फिर इंटेलिजेंस सिस्टम्स कहाँ यूज़ होते हैं? हेल्थ केयर में यूज़ होते हैं, फाइनेंस में यूज़ होते हैं, रिटेल में यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट सब जगह हम लोग आज इंटेलिजेंस सिस्टम्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल आजकल आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, उसके बगल में लास्ट में एक एआई चैटबॉट दिया होता है। कि अगर आप वेबसाइट में कुछ ढूँढना चाहते हैं, करना चाहते हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एआई चैटबॉट में जाके चीज़ें पूछ सकते हो। तो वो एआई चैटबॉट क्या है, एक्चुअली में एक इंटेलिजेंट सिस्टम हमने क्रिएट किया है छोटा-सा कि अगर कस्टमर आए और उसको कुछ पूछना हो, तो वो कॉन्टैक्ट में जाके ईमेल लिखे या कुछ बेसिक चीज़ें जानना हो, तो वो यहाँ के थ्रू चैटबॉट के थ्रू कर सकता है। सो दीज़ आर द एप्लीकेशंस ठीक है? एंटरटेनमेंट में भी है, एआई ड्रिवन कंटेंट है, कंटेंट रिकमेंडेशंस है, एजुकेशन में इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल्स है, एडैप्टिव लर्निंग टेक्निक्स है, ये सारा कुछ जो है एप्लीकेशन है इंटेलिजेंट सिस्टम्स का।
कुछ एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि भाई इंटेलिजेंस सिस्टम हमारे असिस्टेंट की तरह काम करता है, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हम जो काम गलत करते थे, वो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल लोग चैटजीपीटी का यूज़ करते हैं अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी सेंटेंस लिखा है उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए, उसकी फ्लो इंक्रीज़ करने के लिए। सो ये बहुत अच्छी है, एरर को कम करता है। अच्छा, हम कोई चीज़ का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं या किसी चीज़ को बड़ी चीज़ को एनालाइज़ एक साथ नहीं कर पा रहे, पर चूँकि ये मशीन बेस्ड है, इसके पास प्रोसेसिंग पावर हमसे ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, हमको असिस्ट कर देगा ज़्यादा एक्यूरेसी से उस पूरे प्रॉब्लम को समझने में। तो इसके आंसर्स को हम समझ सकते हैं। हम हो सकता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ एनालाइज़ ना कर सकें, पर अगर हम मशीन के इंटेलिजेंस सिस्टम से उसको एनालाइज़ करा के उसके रिज़ल्ट्स को समझेंगे, तो वो ह्यूमन्स समझ सकते हैं। तो वो हमारी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाता है, स्केलेबिलिटी को बढ़ाता है, हम ज़्यादा काम करवा सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, क्योंकि ह्यूमन लेबर को एम्प्लॉय करना, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, पर एक इंटेलिजेंट सिस्टम एक मशीन बेस्ड सिस्टम है जिसके थ्रू कॉस्ट हमें कम पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन सैलरीज़ एंड ऑल। चैलेंजेस क्या है कि भई इंटेलिजेंट सिस्टम आर्टिफ़िशियल है, तो मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, ये कंप्लीटली डेटा डिपेंडेंट होता है, इसमें एथिकल कंसर्न भी हैं, कभी-कभी ये बहुत सारे केसेज़ अभी सामने आए हैं जिसमें एआई ने ह्यूमन्स को बहुत सुसाइड करने तक की सजेशंस दे दिए हैं, जब उसने कुछ पूछा है तो। तो क्या होता है कभी-कभी ये जेमिनी के साथ हुआ, गूगल जेमिनी के साथ हुआ। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं। लास्ट में जो है जॉब डिस्प्लेसमेंट वो एक बड़ा इश्यू है कि अगर जो हम काम ह्यूमन्स अभी अपनी इंटेलिजेंस से करते थे, अगर वो काम मशीन्स करने लगेंगी, तो जो बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उनके लिए तो बहुत आसान होगा कि ह्यूमन्स को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। उन्हें छुट्टी दो, उनको लीव करो, उनको सैलरी दो। पर मशीन बॉट जो है एक बार परचेज़ कर लिए, वो इंस्ट्रक्शंस पे अगर चल रहे हैं और वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क जो हम पहले ह्यूमन से कराते थे, वो अगर मशीन्स एक्यूरेटली कर पा रही हैं, तो वो रिप्लेस भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो उन कंट्रीज़ के लिए तो बड़ा ब्लेसिंग है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। वो तो कहेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो म रोबोट्स लगा लेंगे। और पर जिनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कंट्रीज़ सर्विस ओरिएंटेड है, जहाँ पे ह्यूमन्स को एम्प्लॉय करना है, वहाँ अगर ये टेक्नोलॉजी पहुँचती है, तो वो जॉब्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो दीज़ आर द चैलेंजेस। सो विथ दिस दिस टॉपिक इज़ ओवर। थैंक यू।